कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2। ठीक है, मानव जनन। तो मानव जनन से संबंधित हम कुछ प्रश्न हैं जो ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं अक्सर। तो उनका सेट लेकर आए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये अब जो परीक्षा होने वाली है तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं, और भी अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये काम में आने वाले प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है, नर में द्वितीय लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन है, यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स। सेकेंडरी कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि किशोरावस्था में जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, एक होती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद जब आती है किशोरावस्था, एडोलसेंस अवस्था आती है। ठीक है, तो किशोरावस्था में यानी कि फिर प्रौढ़ बनता है, वो जवान होने वाला होता है। ठीक है, जवान हो रहा होता है बच्चा, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं? आवाज भारी हो जाती है, आप लोग जानते हैं आवाज का भारीपन। ठीक है, शरीर पर और जननांगों पर बाल आना, जननांगों का विकास होना, आवाज का भारी होना। ठीक है, और शरीर में जटिलता आना, ये सब क्या है? द्वितीयक लक्षण होते हैं। ठीक है, बालकों में। और गर्ल्स में भी शरीर रचना में स्तनों का विकास है, जननांगों का विकास है, आवाज का मधुर हो जाना। तो ये सब क्या है? ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। तो इनके लिए नर में जिम्मेदार होता है, ठीक है, नर में जो हार्मोन होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है द्वितीयक लक्षणों के लिए, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा खा। फिर आता है आर्तव चक्र। ठीक है, को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन है रिलैक्सिन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, या एफएसएच, एलएच व एस्ट्रोजन। तो तीनों गाइस इसमें होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ठीक है एस्ट्रोजन, तीनों इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। देख लेते हैं, मोरुला एक, ठीक है, विकासीय अवस्था है। ठीक, तो मोरुला अवस्था एक विकासीय अवस्था है, तो इसमें आप लोगों को बताना है तो ये कहाँ कहाँ पाई जाए, मतलब मारुला किसके बीच की अवस्था है? ये है युग्मनज व कोरकपुटी, यानी कि जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की अवस्था है, या कोरकपुटी व गैस्ट्रोला के, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रोला के बीच की अवस्था है, रोपण इम्प्लांटेशन के बाद की अवस्था है, रोपण व प्रसव के मध्य की अवस्था है। तो यहाँ देखिए चित्र दिखाया है हमने, देखिए विकासीय अवस्था दिखाया है, ह्यूमन का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का। यहाँ देखिए स्पर्म आके यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ स्पर्म आके जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और ये फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमीट है, एग है। यहाँ से जो बनने के बाद क्या बना? ठीक है, ओवम क्या हो गया? फर्टिलाइज्ड हो गया, ये बन गया जाइगोट। ओके, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट 2n होता ही है, आप लोग जानते हैं। फिर जाइगोट डिवीजन के द्वारा, ठीक है, कौन सी अवस्था में बदलता है वो? ठीक है, जाइगोट में बदलता है, और फिर जाइगोट में क्या होता है? विभाजन होते हैं, कई विभाजन होना शुरू हो जाते हैं, तो विभाजन के बाद ये अवस्था आ जाती है गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, विभाजन के बाद फिर आएगी मारुला अवस्था। ओके, मारुला अवस्था, मारुला के बाद आएगी ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद फिर एम्ब्रायो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ, तो देखो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की अवस्था है मारुला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की अवस्था है मारुला, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके गाइस, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स किस में होंगे? स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, द्वितीयक oocyte में, या ओगोनिया में? ओके, यहाँ देखिए स्पर्मेटोगोनिया तो इसमें देखिए होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये जो चित्र दिया है मैंने, अगर ये oogenesis का दे रखा है मैंने, तो देखेंगे ठीक है, ओवरियन सेल से माइटोसिस होंगी तो बनेंगी प्राइमरी oocyte। ये एक प्रकार की क्या है? oogenesis दिखाई जा रही है, अंड जनन प्रक्रिया है। अगर आप लोग इसको अंड जनन आप लोगों ने नहीं किया है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंड जनन या शुक्र जनन, इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले ओवरियन सेल होंगे, इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, माइटोसिस से जो बहुत सारी, ठीक है, थोड़ी बड़ी कोशिकाएं बनेगी, माइट्रोकोस, ठीक है, डिवीजन द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी वो कहलाएंगी प्राइमरी oocytes। माइटोसिस होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, 46 इधर होंगे तो 46 ही इधर होंगे प्राइमरी oocyte में। ओके, प्राइमरी oocyte में फिर होगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है तो दो सेल बन जाती हैं, एक ये बन गई और एक ये। ठीक है, तो एक बनेगी पोलर बॉडी जो नष्ट हो जाती है, इसका कोई रोल नहीं होता। सेकेंडरी oocyte बनती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 23। उसके बाद आगे जाके, ठीक है, 23 ही रहेगी ओवम में भी, ओवम जो बनेगा। ओके, और बाद में जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म के द्वारा, फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो यहाँ सेकेंडरी oocyte है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया नहीं है। ठीक है, तो 23 गुणसूत्र स्पर्मेटोगोनिया में नहीं होंगे, युग्मनज में तो 2n होता ही है, स्पर्मेटोगोनिया में भी
ठीक है, 2n होते हैं, और सेकेंडरी oocyte में हो जाएंगे 23। ओके, उगोनिया में नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्टोली की कोशिकाएं, सर्टोली की कोशिकाएं आमाशय में पाई जाती हैं तथा HCl का स्रावण करती हैं। नहीं, गलत हो गया। मनुष्य के वृषण में पाई जाती है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। गर्जेश धूप में पाई जाती हैं और कैन का लावण श्रावण करती हैं। ओके, ये श्रावण है। दाएं आलिंद में पाई जाती है तो संकुचन की तरंग उत्पन्न करती है। नहीं, तो संतुली की कोशिकाएं सीधी सी बात है वृषण में पाई जाती हैं। मनुष्य की कहाँ पाई जाती है? वृषण में। देखो वृषण की अनुप्रस्थ काट है। ओके, इसमें देखो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दी है, स्पर्मेटोजोआ है, और सर्टोली की ये कोशिकाएं दिखाई गई हैं। ध्यान रखेंगे इसको। अगर इसकी, ठीक है, टीएस आ जाती है स्पर्म की, वृषण की, तो ये वाला चित्र आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में पाई जाएंगी, और शुक्राणुओं को इनका काम होता है पोषण प्रदान करना। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? टेस्टिस में पाई जाएंगी। ओके, और इनका काम होगा स्पर्म्स को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय म्यूजोडर्मल से हुआ है? मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर या यकृत? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर। ठीक है, अब आता है 16 कोशिकीय अवस्था भ्रूण कहलाती है। 16 सेल्ड। तो ये 16 कोशिकीय अवस्था आप लोगों को मैं बता देता हूं। ये अवस्था होती है गाइज मारूला, जिसमें 16 सेल होंगी, वो अवस्था क्या कहलाएगी? मारूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, का। अब आता है ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को, सर्वप्रथम ब्लास्टुला क्या काम करता है? ब्लास्टुला सबसे पहले क्या करेगा? गर्भ की दीवार से चिपकेगा ये। ओके, गर्भ की दीवार से चिपकेगा। तो जिस झिल्ली से, ठीक है, ये चिपकता है जिस नलिका से, तो वो क्या काम, ठीक है, उस नलिका का नाम होता है प्लासेंटा या अपरा। ओके, अपरा भी कह देते हैं, प्लासेंटा भी कह देते हैं, या कोरियन का नाम भी, कोरियन भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, अपरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है? शुक्राणु जनन, वीर्यसेचन, शुक्र जनन या अंड जनन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर्यसेचन का। फिर आता है, देखिए, इनको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाशय का काम होता है अंड जनन। तो इसका ए का हो जाएगा गाइस सेकंड। ओके, फिर आता है बी, अंड वाहिनी में होता है निषेचन, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है गर्भाशय, गर्भाशय में होता है प्रसव। ठीक है, गर्भाशय, ये हो जाएगा सी का फोर्थ। और उसके बाद आता है गाइस डी, और डी का क्या बचा? गर्भा, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका काम होता है अंतारोपण, इम्प्लांटेशन। ओके, तो इसका हो जाएगा थर्ड। तो जहां भी ये ऑप्शन इस प्रकार होंगे, किसी ना किसी ऑप्शन में ये होगा, जैसे कि का होगा ये, खा में कुछ और सीरीज हो सकती है, तो जो सीरीज होगी वही राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब आता है स्त्री में अंतारोपण के समय, ठीक है, भ्रूण किस अवस्था में होता है जब इम्प्लांटेशन होता है, जब अंतारोपण होगा? अभी अभी मैंने बताया था कि देखिए ये गर्भाशय, ये मादा जनन अंग का चित्र है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये है योनि। ओके, ये योनि वाला पार्ट है। और हाँ, ये योनि है, ये वाला पार्ट 11 से 13 सेंटीमीटर लंबी नलिका या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, ये योनि हो गया, ये शरीर के बाहर खुलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला पार्ट हो गया इसका गर्भाशय। ये जो बनाया गया ये क्या है? गर्भाशय, यूटेरस है। तो इसको देखिए, मादा जननांग भी आप बना सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया, ये वेजाइना हो गया, ये वाला पार्ट, और ये हो गया यूटेरस। ठीक, और ये जो वेजाइना, ये यूटेरस का जो मुख होता है वो सर्विक्स कहलाता है। ओके, इसको कह सकते हैं आप। और ये हो गया ओविडक्ट, यहाँ से ये जो गर्भाशय है बीच का, तो गर्भाशय से ये नलिकाएं निकलती हैं, इनको कहते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। और यहीं निषेचन होता है, और इसके आगे ये होते हैं अंडाशय। ठीक है, ये क्या होते हैं? ओवरी, दोनों ओवर। ठीक है, दो ओवरीज होती हैं, और ये ओविडक्ट फनल होती है। ठीक है, ओविडक्ट फनल इसके साथ लगी होती है। तो ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया। ओके, और इम्प्लांटेशन कैसे? इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ये 4 से 6 दिन का ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है, या ब्लास्टुला कहा जाएगा, खोखला हो जाता है ये। तो ये कितने, 4 से 6 दिन में ब्लास्टुला बन जाता है। तो ये जब ये चिपकता है, ठीक है, यहाँ पर गर्भाशय की दीवार पर यही चिपकता है। ओके, अंतरोपण यही करता है, इम्प्लांटेशन होता है। किसके द्वारा चिपकता है? ये इसको, ठीक है, घिसकर, रेगमाल की तरह घिस देता है इसकी दीवार को, और इसमें से एक नलिका सी बन जाती है। ठीक है, विलाई से बन जाते हैं। ठीक है, जिनको कोरियन या
प्लासेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, जिससे फिर वो पोषण प्राप्त करता रहता है, विकसित होता हुआ भ्रूण। ओके। तो इसकी अवस्था हो गई खा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरोपण के लिए ब्लास्टुला अवस्था। एंड्रोजन स्रावित होता है लैडिक कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैडिक कोशिकाएं। लैडिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, इस, ठीक है, इस टेस्टिस में पाई जाती हैं। फिर आता है एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, पुच्छ में, एक्रोसोम में, मध्य भाग में, शीर्ष में। देखो एक्रोसोम है, इसका जो शुक्राणु की संरचना भी आती है कई बार बनाने के लिए कि शुक्राणु की संरचना बनाइए, इसका चित्र। तो इसमें ये क्या होता है, एग लाइक, अंडे की तरह आप एग सिर बना देंगे, इसको कहते हैं एक्रोसोम। और इसके अंदर ये मध्य में क्या होता है, एक न्यूक्लियस बना देंगे, ठीक है, केंद्रक बना देंगे, तो ये कहलाएगा एक्रोसोम, इसका हेड होता है। फिर आता है इसकी गर्दन, नेक, सेंट्रियोल। ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये आता है इसकी बॉडी, ये इसका बॉडी कहलाता है, या मिड पीस, या मध्य भाग कहलाएगा इसको, ठीक है, मिडल पार्ट भी कह सकते हैं। और इसके अंदर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखेंगे इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पार्ट में। और फिर होती है इसकी, बाद में होती है सब ये टेल, एक पूंछ होती है बस, ठीक, ये एंड पीस, ये इसकी टेल कह देंगे। तो दो तीन पार्ट बना देंगे, इसमें मार्क्स मिल जाते हैं गाइस। ओके। तो इसके मिड पार्ट में ही क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भाग में। ठीक है, शुक्राणु कहाँ पाए जाएंगे, मध्य भाग में। स्त्रियों में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, या, ठीक है, 17 दिनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 28 से 29 दिन का। ओके। अब आता है टेस्टिस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, अधिचूषण द्वारा, जनन कोशिकाओं द्वारा, या लैडिक कोशिकाओं द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर है टेस्टिस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है, स्रावण होता है लैडिक कोशिकाओं द्वारा। ओके, जो टेस्टिस में होती हैं। अब आता है देखिए, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण होते हैं, टेस्टिस कितने होंगे, तो टेस्टिस होते हैं 2। ओके, जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं, ठीक है, तो एक जोड़ी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो 2 है मानव जनन, यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन। इनको ध्यान रखिएगा, इनमें से काफी मदद मिलने वाली है आपको बोर्ड परीक्षा में।